हेलो माय डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। वेलकम टू आवर 6 क्वेश्चंस इन 6 मिनट सीरीज, जहां पर हम कवर कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 के लिटरेचर के सारे चैप्टर्स को। और हम हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे सिर्फ 6 मिनट के अंदर। तो आज बारी आ चुकी है जूलियस सीजर एक्ट 3 की, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो 6 सवाल है ना उसको 6 मिनट में कवर करने वाले हैं। ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पीडीएफ्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो डोंट वरी कि मैम मैं रीड नहीं कर पाया, मैम मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, डोंट वरी एट ऑल। आप टेलीग्राम पे आ जाओ और वहां पर आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से इन 6 क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करो, अच्छे से लर्न कर लेना। राइट, ये क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ, आप इन 6 क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस की जगह ये जो 6 क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इनको पढ़ के जाओ, इसमें से ही एक क्वेश्चन आने वाला है। एक्ट 3 में से अगर बरिड हो तो इन 6 क्वेश्चंस में से एक रहेगा। एक्ट 4 में वो जो मैं आगे आने वाली वीडियो में 6 क्वेश्चंस बताऊंगी उसमें से ही एक रहेगा। तो डू नॉट वरी एट ऑल। और इसी के साथ हम करते हैं स्टार्ट हमारे आज के सेशन को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, हाउ डज द रीडिंग ऑफ सीजर्स विल एक्ट एज इमोशनल एविडेंस रादर देन लॉजिकल प्रूफ। कैसे सीजर की जो विल रीड करी गई थी वो इमोशनल एविडेंस का काम करती है, लॉजिकल प्रूफ का काम नहीं करती है। आंसर क्या बनेगा बेटा? देखो, सबसे पहली बात है कि ऑब्वियसली वो इमोशनल एविडेंस का ही काम करती है, लॉजिकल प्रूफ का काम नहीं करती है। मार्क एंटनी यहाँ पर देखो, पहली बात तो क्या है ना कि मार्क एंटनी ब्रूटस की जो दी गई स्पीच थी उसको पूरे तरीके से खारिज कर देता है। डायरेक्टली तो कुछ बोलता ही नहीं है उनके खिलाफ, लेकिन इनडायरेक्टली वो बार बार ऐसे एविडेंस रखता चला जाता है लोगों के सामने कि अपने आप लोग ना ब्रूटस की जो दी गई स्पीच थी उस पर डाउट करने लग जाते हैं। जैसे कि एंटनी रिवील करता है कि सीजर तुम्हारे लिए इतने सारे पैसे छोड़ के गया, तुम्हारे लिए ऑर्चर्ड्स गार्डन्स वगैरह वो ओपन करके गया है। तो ये सुनकर के ही जो क्राउड है वो डीपली मूव्ड हो जाता है और इस एक्ट से समझ में आता है कि हमारा जो सीजर है वो कितना ज्यादा जेनरस था, राइट, और वो उनकी कितनी परवाह करता था। तो ये एक इमोशनल मतलब कह सकते हो एविडेंस था जिसकी वजह से लोग इतने मूव थे। देन हमें यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि लोग जब इस विल को पढ़ते हैं ना, विल पढ़ने के बाद बेटा उनको गुस्सा भी आता है कि भाई हमारे जो सीजर के साथ हुआ वो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। ऑल्सो आप यहाँ पर जरूर इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ना जो हमारा एंटनी वो विल को पढ़ने में जो डिले करता है उसकी वजह से एक क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है, इमोशनल टेंशन भी इंक्रीज होती है। और जब वो फाइनली विल रीड करता है तो लोग इमोशनली एकदम हाइटेंड, उनके इमोशंस एकदम हाइटेंड होते हैं, जिसका इतना बड़ा असर हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ब्रूटस हैड अलाउड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अगर ब्रूटस ने अलाउ कर दिया होता एंटनी को कि तुम पहले स्पीच दे सकते हो तो क्या होता, क्या बदलाव आता एक्ट में? तो फिर आप देखो बेटा, सबसे बड़ा बदलाव यही आता कि एंटनी की स्पीच इतनी ज्यादा, ठीक है, दमदार होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि एंटनी की स्पीच बेस्ड थी ब्रूटस की कही गई बातों पे। उसने अपनी पूरी स्पीच में ब्रूटस की स्पीच का ध्यान में रखते हुए, उसके ऊपर उसका रेफरेंस लेते हुए उसने अपनी स्पीच दी थी। अगर ब्रूटस ने अपनी पहले स्पीच दी ही नहीं होती तो वो कॉन्ट्राडिक्ट किसको करता? वो अपनी बातों में वो जो भी बात कह रहा था वो उस बेसिस पर थी कि ब्रूटस अगर ऐसा कहकर गया है तो फिर तो यहाँ पर ऐसा भी वो रोदा भी था अपने गरीब लोगों के लिए, अपने देश के। उसने तो सीजर ने तो अपने लोगों के लिए बहुत सारे पैसे भी बचा के रखे थे, इतनी सारी वॉर से स्लेव्स जीत के लाता था। तो ये सब कुछ बेस्ड था क्योंकि ब्रूटस ने कुछ कहा था। अगर पहले ब्रूटस जाता ही नहीं है ना, तो ये फिर बेटा हमारे एंटनी की स्पीच जो है वो मतलब इतनी इंपैक्टफुल नहीं होती। ये आपका आंसर बनेगा, यू कैन रीड इट वंस। ऑल्सो यहाँ पर देखो, है ना, ब्रूटस का जो डिसीजन था कि वो पहले बोलेगा, टू स्पीक फर्स्ट इंटेंशनली, वो कहीं ना कहीं एंटनी को हेल्प ही कर गया। ठीक है, ब्रूटस को मालूम नहीं था, अनइंटेंशनल उसने सोचा कि भाई पहले मैं जाके बोलूंगा, लेकिन इसमें ना एंटनी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंटनी रिपीटेडली कॉल्स कॉन्स्पिरेटर्स नोबल ऑनरेबल मैन। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आता है उसके रियल इंटेंशंस के बारे में और स्ट्रैटेजी के बारे में। भाई इसको बोलते हैं वर्बल आइरनी। तुम इस वर्ड को याद कर लो अच्छे से और ये अपने आंसर में लिखना। ये छोटे छोटे वर्ड्स ना ये दिखाएंगे कि तुम लोग कितने स्मार्ट हो, कितना अच्छे से पढ़ के आए हो। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंटनी रिपीटेडली इनको ना ऑनरेबल मैन बोलते हैं, जबकि वो ऐसा मानता नहीं है, ही इज नॉट जेन्युइनली प्रेजिंग देम, लेकिन वो फिर भी ये वर्बल आइरनी का इस्तेमाल करता है, जानबूझ के उनको बोलता है। और देखो बात क्या बताता है, बात एकदम ऑपोजिट बताएगा कि इतनी इतनी गलत इन्होंने हरकतें करी, इन्होंने एम्बिशियस बोला लेकिन वो तो एम्बिशियस नहीं था, पर फिर एकदम से बोल देगा लेकिन ये तो ऑनरेबल मैन है। तो कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है उसकी स्पीच में, है ना। तो ये बहुत हमें समझ में आ रहा है, उसके रियल इंटेंशंस यहाँ से पता चल रहे हैं। एंटनी क्लेवरली रिपीट करता है ऑनरेबल मैन, है ना, वो ध्यान से सुनता है सभी एग्जांपल्स को, कॉन्ट्रडिक्ट करता है उनको। सीजर के एम्बिशन बोले गए थे ना ब्रूटस के द्वारा कि सीजर एम्बिशियस था, तो ये सारी चीजें वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है और बाद में फिर उनको ऑनरेबल बोल देता है। तो उसके रियल इंटेंशंस तो वैसे थे ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी जो थी ना, इससे क्या हुआ, एंटनी मदद नहीं, एंटनी को मदद मिली कि वो मैनिपुलेट कर पाया था क्राउड को इनडायरेक्टली।
तो ये आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला भी। द रोमन मॉब फर्स्ट सपोर्ट्स ब्रूटस, पहले तो भीड़ ब्रूटस को सपोर्ट करती है, फिर वो उन्हीं के खिलाफ गुस्से में आ जाती है। तो यहां से हमें ना ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और पब्लिक ओपिनियन के बारे में क्या पता चलता है भाई? इससे पता चलता है जनता किसी की नहीं होती है, ठीक है। देखो चेंजिंग बिहेवियर जो होता है ना रोमन मॉब का, वो ये सजेस्ट करता है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हमेशा अनस्टेबल रहेगी, ठीक है। इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती है लोग, जो क्राउड है वो स्टार्टिंग में ब्रूटस को सपोर्ट करता है, ठीक है, पेट्रियोटिज्म लॉजिक के बेसिस पे, और फिर बाद में एंटनी की तरफ आ जाती है। तो यही से, क्योंकि एंटनी उनके इमोशंस को टच कर पाता है, तो आपका फिर आंसर यही से बनेगा कि मॉब जो वायलेंट हो जाती है हाईलाइट करते हैं कि पहली बात तो डेंजर ऑफ मास साइकोलॉजी, एंड आल्सो कि लोग जो है ना इंडिविजुअल थिंकिंग पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो भाई जो जनता है ना भीड़, वो भीड़ के हिसाब से ही चलती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्ट 3 ये शो करता है कि कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं शब्द, एक वेपन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। आपको इस रेफरेंस लेना है एंटनी की स्पीच को और इसको प्रूव करना है बात को। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, है ना, एंटनी की स्पीच ही ऐसी थी, फ्यूनरल स्पीच, जहां पे पता चल गया कि भाई सीजर को मारा गया था स्वॉर्ड से, लेकिन एंटनी ने तो क्या करा, शब्दों से ही कॉन्स्पिरेटर्स की जान ले ली। तो यही तो हमें समझ में आ रहा है। देखो एंटनी जो है अपनी स्पीच में क्या करता है, बहुत काम पेश आता है, रिस्पेक्टफुल मैनर से बात करता है। और देखो यहाँ पे हमने कितने स्मार्ट तरीके से बेटा, जो मैंने आपको बोले थे ना डायलॉग्स लर्न करने के लिए, देखो यहाँ पे वो भी लिखे हैं, ऐसे ही आपको भी लिखने होंगे। आप पूछते ना मेरे से कि मैम कैसे ऐड करें कीवर्ड्स को, देखो यहाँ कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही से इमीडिएटली क्या है, वो लोगों का दिल भरोसा सब जीत लेता है। लोग बार बार हमारे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको ऑनरेबल मैन बोलता है, लेकिन सटली उनको मॉक भी करता है। ग्रेजुअली क्राउड को क्या करता है, क्राउड फिर खुद ही डाउट करने लग जाते हैं। तो वो बेसिकली अपनी जो ओरेटरी स्किल्स का इतने अच्छे से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है ना, कि वो कहते हैं ना कि कुछ कहा भी नहीं, वो एक कहावत नहीं है कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं जली, पता नहीं कुछ तो, है ना। तो ऐसा कुछ के उसने बेसिकली इतनी मेहनत भी नहीं करी, उसे अपने ऊपर ब्लेम भी नहीं लेना पड़ा, और भाई जो उसे कहना था वो कह के निकल भी गया, और जो उसे चाहिए था वो हो भी गया, राइट। तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन हाँ भाई आपको लंबा ही लिखना पड़ता है आंसर, तो आप उस हिसाब से लिख करके चलिएगा। यू कैन रीड इट, टेलीग्राम पे रहेगी अवेलेबल आपके लिए ये पीडीएफ। ब्रूटस अपील करता है लोगों के सेंस ऑफ लॉजिक को, ब्रूटस भाता है लोगों के लॉजिक को, लेकिन एंटनी भाता है लोगों के इमोशंस को। ये अप्रोच जो है, कौन सी अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है, और ये हमें ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बताती है? ऑब्वियसली एंटनी की अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है। ह्यूमन नेचर के बारे में क्या पता चलता है? यही पता चलता है कि ह्यूमन नेचर जो है ना, लोग आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अगर इमोशंस की बात है। लोगों को अगर बहकाना है तो इमोशनल करो, लॉजिकल से ज्यादा। ये हमें ह्यूमन नेचर के बारे में यहाँ पर पता चलता है, और एंटनी की यही अप्रोच जो है मोर इफेक्टिव भी प्रूव होती है। बाकी तो ये जो आंसर है, दिस इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसको आराम से रीड आउट भी कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 6 क्वेश्चंस, जो हमने 6 क्वेश्चंस इन 6 मिनट्स में कवर किए हैं। ऑल्सो क्वेश्चन नहीं, एक्ट नंबर 4 के अंदर भी जो 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आपको इस चैनल में मिलने वाला है इंग्लिश का। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।